और अब मैं मौजूद हूँ CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद साहब के साथ। जुल्फ़िकार हमीद साहब से जानते हैं कि कोरोना के आने के बाद सूरत हाल ख़ास तौर पर पुलिस के महकमे के लिए कितनी मुश्किल हुई, क्योंकि हरावल दस्ते का किरदार अदा करता है हमारा ये महकमा। डॉक्टर्स की जिम्मेदारियाँ बढ़ी, उसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी जिम्मेदारियाँ उतनी ही उनमें इजाफा हुआ, क्योंकि आवाम को शऊर देना, उनको महफूज रखना और इस बात को यकीनी बनाना कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, ये पुलिस का ही काम है। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कबलस कोरोना और बादस कोरोना कितना फ़र्क आया पुलिस की जिम्मेदारियों में और कितना मुश्किल हुआ ये काम? मैं तो कहूँगा फंडामेंटली चेंज हो गई हमारी जो उस लिहाज से जॉब है। जैसे मैं समझता हूँ कोरोना आने से बहुत मेजर चेंजेस आई हैं हर तरह के हर आदमी के लाइफस्टाइल में और पूरी दुनिया में आई हैं। और ये इतनी मेजर चेंजेस हैं कि उनको एक्सेप्ट करना और उनके साथ कोप करना अभी लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है और इतनी मेजर फंडामेंटल चेंजेस हैं। उसी तरह ये हमारे लिए तो इतनी बड़ी फंडामेंटल चेंज है कि जैसे आप पुलिस का अगर आप रूटीन का काम देखें तो हमारा दिन रात का काम ही यही था कि हम लोग एप्लीकेशंस देते थे, लोग हमारे पास हर वक्त आते थे, फिर हमने जाना है, किसी ने रेड पे जाना है, किसी ने लोगों को अरेस्ट करना है, दोनों साइड की बात सुननी है, विज़िट्स करने हैं, फील्ड विज़िट्स करने हैं। कोरोना की जो SOPs हैं वो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। कोरोना की बिल्कुल ऑपोजिट ये है SOP कि आप किसी को भी मत मिलें, जो हमारी सही बात हर है। वक्त की एक फासला रखें। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट लोगों से मिलने की है, सो वो एक ऑल्टर हो गई। फिर कोरोना की एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें, आप अंदर ही रहें। तो आप फिर अब फील्ड विजिट रेड्स वो कैसे करेंगे, लोगों से मत मिलें। अच्छा, उसके बाद जब आपने इंटरेक्शन यानी करना आपकी है ड्यूटी से बिल्कुल डिस्टेंस, ऑपोजिट। बिल्कुल अपोजिट। सही। और इसी तरह फिर हमारी जो पहले सारी जॉब है वो है क्राइम फाइटिंग या सिक्योरिटी की उस लिहाज से थ्रू यूज़ ऑफ लॉ और जो प्यूनिटिव मेजर्स लीगल होते हैं उनके थ्रू। इस केस में सारे का सारा फोकस, बिकॉज इट इज़ अ डिज़ीज़, इट्स नॉट क्राइम नहीं है कि हम उसको उस तरह सख्ती से डील करें। लोग पहले स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम उनको उससे ज़्यादा और परेशान करें थ्रू हार्श मेजर्स। तो अगर आपने चाहे आपने लॉकडाउन इन्फोर्स कराना है, चाहे आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है, चाहे आपने उनसे अदरवाइज़ इंटरेक्ट करना है, तो उसमें आपका सारा फोकस अब इस चीज़ पर होगा कि आप उनको किस तरह से समझा बुझा के ये काम कर लें। अब आप ज़ाहिर है ना तो ऐसे लोगों को आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, बहुत ना आपकी ख्वाहिश ही होती है कि आप लॉकडाउन में अगर कोई ऐसा इशू हो गया तो आप उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दें। वो भी ऐसी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं, महकमे के तौर पे भी, अदरवाइज़ भी। फिर इसमें इतने अपोजिंग पुश एंड पुल है, यानी हर आदमी का एक अपना व्यू पॉइंट है इस चीज़ के बारे में। हेल्थ वालों का एक अपना व्यू पॉइंट है, ट्रेड की कम्युनिटीज़ का अपना व्यू पॉइंट है, आम सिटीजन्स का, रिलीजियस फीलिंग्स, ये तमाम आपके मुख्त पहलू हैं, वो हर वक्त आपको ये साथ साथ देखने पड़ते हैं। तो उनको जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो उसके बीच में एक आपने बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करना है और आपने ये भी इंश्योर करना है कि आप लोगों की हिफाजत कर सकें इस बीमारी से थ्रू द एनफोर्समेंट ऑफ दोज रेगुलेशंस। तो ये एक अच्छा खासा, मैं तो समझता हूँ, मेजर चैलेंज है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे वे ऑफ वर्किंग में बहुत ज़्यादा आई हैं। सर, लोगों को कन्विंस करने के लिए पुलिस वालों का खुद इतना ट्रेंड होना ज़रूरी है, उन्हें पता हो हर चीज़ के बारे में, लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से कि कोरोना है क्या, इससे बचना कैसे है। क्या आप लोगों ने कोई स्पेशल कोर्सेज इसके लिए डिज़ाइन किए कि पुलिस ये जो एहलकार लोगों में जाएंगे, गली मोहल्लों में जाएंगे या सड़कों पर नाके लगाएंगे, उनको भी बाकायदा ट्रेन किया जाए? जी, हमने जब ये लॉकडाउन से काफ़ी पहले ही हमें ये रियलाइज़ हो गया था कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, तो हमने जब अपनी ये प्लानिंग इसकी स्टार्ट की थी तो उसी वक्त हमने मुख्तलिफ़ कंटिजेंसीज़ को देखना शुरू कर दिया था। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये था कि इसकी अवेयरनेस की ट्रेनिंग और लोगों की ओरिएंटेशन इसके बारे में कैसे होगी। सर, हमारी कौम, हम खुद भी ज़ाहिर है इसका हिस्सा हैं, सब्र हम में कम है। इसका मुज़ाहरा हम अक्सर सिग्नल्स पे या कहीं अगर लाइन लगी हुई है वहाँ पर इसका मुज़ाहरा हम देखते रहते हैं। तो इस सिलसिले में कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि लोग जो हैं वो ना सुनते हों। ख़ास तौर पर मैं आगे मज़ीद भी बात करूँगा, जो नाके लगाए होते हैं उस पर हम देखते हैं कि हर एक की कोशिश होती है कि हम जल्दी निकल जाएँ। क्या क्या मुश्किलात इसमें हैं? देखिए, इसमें कई तरह की मुश्किलात आई। एक तो सबसे जो मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि लोगों में अगर ये रियलाइजेशन हो कि ये कितनी अहम बात है तो ज़ाहिर है उसमें एक आपकी कंप्लायंस जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि हर काम आप इस तरह से ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकते। जो इस सिलसिले में अपनी जान की हिफाजत की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो मेरी अपनी है ना, एज अ सिटीज़न, मेरी फैमिली की, मेरे इर्द गिर्द के लोगों की, इनकी मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है।
तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आप इस तरह से एक्ट करें या ये करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बट अगर उसके बाद वो उस पर नहीं करते और उससे दूसरे लोगों की जान को ख़तरा है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको उसको इन्फोर्समेंट का कोई मैकेनिज़्म भी बनाना पड़ेगा। तो उसमें ये लॉकडाउन भी उसका हिस्सा थे, उसमें अवेयरनेस की कैंपेन्स भी उसी का एक हिस्सा थी। लोगों को उनकी काउंसलिंग, यानी हमने बहुत जगहों पे ये देखा कि गाड़ियाँ जब हम रोकते थे या मोटर बाइक्स को रोकते थे तो उसमें लोग बड़े बड़े इनोवेटिव तरीके अडॉप्ट करते थे उनको बाईपास करने के या उनसे बचने के या इस तरह। तो उस सिलसिले में आपने साथ साथ उसको भी चेंज करना और उनको समझाना आपने ये है कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम आपको तंग करें या हम आपको रोकें। इस वक्त मामला ऐसा है जो पूरी दुनिया में आप सबके सामने है, और ये मामला ऐसा है कि अगर आप इसमें ये स्टेप्स नहीं लेंगे, यानी अगर आप मास्क नहीं पहनते, गाड़ी में जाते हुए पब्लिक इंटरेक्शन में डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, सेफ़ डिस्टेंस नहीं करते, तो उससे आपको और आपके इर्द गिर्द बहुत से लोगों को ख़तरा है। यानी एक तो आपको है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि आप स्प्रेड कर सकते हैं। अगर वो टेस्टिंग में कोऑपरेट नहीं करते, अगर क्वारंटीन में कोऑपरेट नहीं करते, कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिनमें जब एकदम डिज़ीज़ आउटबर्स्ट हुई तो उनको हमने क्वारंटाइन किया, पूरे छोटे एरियाज़ को क्वारंटाइन किया, बाज़ जगहों पे बड़े एरियाज़ को भी क्वारंटाइन करना पड़ा, क्वारंटाइन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए। तो इस सारे में ही मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरह की रेजिस्टेंस आती रही है, बिकॉज़ लोगों को ये एक्सेप्ट करना कि इतनी फंडामेंटल ऑल्ट्रेशन इन देयर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। और इसमें एक इशू ये भी आता रहा है कि लोग ये फ़ील करते थे बाज़ जगहों पे कि उनका ख्याल था कि शायद ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, शायद वो ये समझते होंगे, क्योंकि अब अगर आपको कुछ सीरियस सिम्टम्स इमीडिएटली नहीं आ रहे, इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है, तो वो समझते थे पता नहीं ये ऐसे ही कह रहे हैं। तो लेकिन जब सिम्टम्स आ जाते थे तो फिर वो उसको रियलाइज़ करते थे कि हमने ये बड़ा नुकसान कर लिया, अगर पहले बात सुन लेते तो ये हमारे लिए बेहतर होता। तो ये तमाम इशूज़ जो हैं वो हम साथ साथ फेस करते रहे। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, कुछ शिकायत भी लोगों को रही हैं। हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक कम हुई, लेकिन उन जगहों पर जहाँ नाके लगाए गए वहाँ एक लंबी कतार होती थी गाड़ियों मोटरसाइकिलों की, और लोग बल्कि इसको मजाक भी उड़ाया करते थे। मैं सिर्फ लोगों का सेंटिमेंट आप तक पहुँचा रहा हूँ कि भाई ये जो नाका लगा हुआ है, क्या इन दीवारों से टकरा कर कोरोना मर जाएगा? मतलब उसका मकसद एक तो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को आप बता दें, समझा दें कि क्यों लगाए गए थे नाके में और उनसे फ़ायदा कितना हासिल हुआ। सेंटीमेंट देखें, साथ साथ हम तक हर वक्त हर मिनट पहुंच रहा होता है। आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग फ़ौरन फोटो बनाते हैं और भिजवा देते हैं। इसमें आई वुड से कि ये दो फेजेज़ में था। जो पहले फ़ेज़ में जब ज़्यादा लॉकडाउन में लोग कम निकलते थे, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ हाउ पीपल एक्ट। अब नाके के ऊपर अगर आप देखें कि जो रश या दूसरी जो है, तो पहले फ़ेज़ में वो रश बहुत कम था, कहीं पे भी हमें ऐसे इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़े, बिकॉज जनरली लोगों ने वॉलंटरी कंप्लाइंस की, लोग घरों में थे, बाहर नहीं निकल रहे। जब ग्रेजुअली लोगों ने निकलना ज़्यादा शुरू किया, तो उस वक्त जिस वक्त आप रश की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वो चंद आवर्स होते थे। हमने एज अ स्ट्रेटजी ये किया कि दिन में 3 घंटे हमने ऐसे लिए जिसमें हम ट्रैफिक को बिल्कुल कम करने के लिए उनको स्लो डाउन कर देते थे नाकों पर। हर एक से पूछते थे कि आप किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपको कोई बड़ी ज़रूरी है, अगर वाकई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको बाहर जाना चाहिए तो आप जाएँ, वरना आप घरों को वापस चले जाएँ। तो जब आप ज़ाहिर है नाके पे लोगों को रोकेंगे, उनसे कहेंगे यार आप घर वापस चले जाएँ, आपकी मेहरबानी, या हम कहते थे कि आप मास्क आपने नहीं पहना हुआ, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अननेसेसरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये लॉकडाउन इन प्लेस है, आप वापस चले जाएँ। तो उस सूरत में ज़ाहिर है उन 3 घंटे में उन पे रश पड़ता था, और जो अक्सर फुटेजेस हैं वो उन्हीं आवर्स की हैं। और हमें ये रियलाइजेशन थी एंड वी न्यू कि ये ऐसे है और इस तरह होगा, बट इट वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रैटेजी कि अगर आपने लोगों को डिटर करना है फ्रॉम कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, तो उसका यही तरीका है। एंड आई वुड से कि वो इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी रही बहुत, क्योंकि पहले हिस्से में जैसे मैंने बताया बहुत इफ़ेक्टिव उस लिहाज से लॉकडाउन था, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5-6 वीक्स। और बहुत आपके सामने है कि ट्रैफिक ऑलमोस्ट 10-15%, बिकॉज जो ज़ाहिर है किसी ने कोई ग्रोसरीज लेनी है, किसी ने कोई मेडिकल सप्लाईज़ लेनी है, कोई ऐसी, फिर गवर्नमेंट ने कुछ इमरजेंसी सर्विसेज उनको ओपन भी रखा हुआ था, एक लाइफ लाइन, तो वो सब वो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो बड़ा इफ़ेक्टिव रहा। और उसके बाद वाले स्टेज पे भी आई वुड से कि हमारा इतना मेजर डिफरेंस था इन ट्रैफिक, अब आप देखें या उस वक्त में देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क था। तो उस लिहाज से वो ठीक रहा और अच्छी स्ट्रैटेजी रही। एंड विद दी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हम उसमें अपनी चेंजेस साथ साथ करते रहे। अच्छा, आपने जैसे अभी फ़र्क का जिक्र किया कि पहले जिस तरीके से सड़कें भी खाली होती थी, बाज़ार भी नहीं, जब खोला गया लॉकडाउन को तो हमने देखा कि अननेसेसरीली रश बढ़ गया है। आप समझते हैं कि ये
जो इतना पाबंद रखा गया लोगों को इतने अरसे, ये उसकी वजह से बस जिनको ज़रूरत नहीं भी है वो भी बाहर निकल रहे हैं, या वाकई जेन्युइन लोग जिनको ज़रूरत है वो बाहर, और उसकी वजह से रश बढ़ रहा है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि खतरा बहरहाल रहेगा ना इस तरह। मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें हैं। एक तो देखें, अगर आप किसी भी आदमी को 8 हफ्ते 9 हफ्ते उसको कहें भी तुम बाहर ही नहीं जा सकते, तो एक नेचुरल एक है ना हमारा, और प्लस लोगों की एक हैबिट्स भी होती हैं। लाहौर के लोग या बाकी शहरों में भी आमतौर पे, शहरों में ख़ास तौर पे ये है कि उनकी एक आदत थी कि वो अक्सर औकात, ज़ाहिर है कभी आप खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, इधर उधर दोस्तों को मिलने, दूसरी फैमिलीज़ को मिलने, यानी ये एक आपकी लाइफस्टाइल का, एक हैबिट्स का एक हिस्सा होता है। तो जब उसमें एक इतनी मेजर चेंज आती है और उसमें अगर कोई नरमी आएगी, तो कुदरती बात है कि लोग बाहर निकलेंगे और वो समझेंगे कि ये इसको इस मौके का फ़ायदा उठाएं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अब जैसे ज़ाहिर है रमज़ान के एंड पे अगर आपने ईद की तैयारी करनी थी, तो नेचुरली उसके लिए आपने कुछ बच्चों के लिए कपड़े भी ख़रीदने हैं, जूते भी ख़रीदने हैं लोगों ने। कुछ लोगों को वाकई जेनुअनली किसी को दवाई चाहिए होगी, किसी को घर पे खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए होंगी। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ दोनों हिस्से इसके अंदर हैं, और लोग उन ज़रूरियात को लोगों ने पूरा तो करना है। बिकॉज़ इस पूरे अरसे में जो ऑप्शनल चीज़ें थी जैसे कपड़े, जूते वगैरह, ये सारी तो बिल्कुल मुस्तकिल बंद रही हैं। तो ज़ाहिर है वो आपकी जो डिमांड है वो लोगों ने उसको मीट करना है, तो उसके लिए भी कई लोग निकलते हैं। बट ये मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें ही हैं। ज़ुल्फ़िकार साहब, पुलिस मोबाइल जब हम देखते हैं तो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग करना बड़ा ज़रूरी है इस बीमारी के आने के बाद, जो कि हमने भी इस वक्त मुज़ाहरा उसका कर रहे हैं कि हम फासले में बैठे हुए हैं। पुलिस मोबाइल में पीछे कितने एहलकार बैठे होते हैं, और क्या उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो मुनासिब फासला रखें, और रखा जा सकता है क्या? मोबाइल्स में देखें, हमने इस दौरान जब ये सारा कुछ हो रहा था तो हमने ये किया कि फ्रॉम द स्टार्ट, मसलन मेरे ऑफ़िस में भी हमने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको, जो ऑफ़िस स्टाफ की थी उसको बहुत कम कर दिया था। हर ऑफ़िस में जितने भी हमारे थे, इस वजह से ही कि आपकी जब स्ट्रेंथ कम होगी, 30% के हैं या इस तरह, तो डिस्टेंस मेंटेन करना भी आसान है, लोगों का एक्सपोजर भी कम हो जाता है और आपके ये वाले इश्यूज़ भी नहीं होते। लेकिन जो आपकी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ हैं वहाँ ऑप्शन नहीं थी हमारे पास, इसलिए कि ड्यूटीज़ इनफैक्ट हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी इस अरसे में कि हमारे लिए उसको मेंटेन करना, इनफैक्ट इट वाज़ अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि ये वो ड्यूटीज़ हैं जो पहले तो कभी हुई नहीं। ये आपकी एडिशनल ड्यूटीज़ हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी चलना है, आपने देखना है, सिक्योरिटी को भी देखना है, क्राइम को भी देखना है, आपने क्रिमिनल्स की एप्रीहेंशन को भी देखना है, वो हमारी पहले भी चल रही थी। बट जो एडिशनल ड्यूटीज़, और स्पेशली जो रमज़ान गुजरा है, इसमें फिर आपने SOPs की इम्प्लीमेंटेशन ऑन मसाजिद एंड ऑन, बाकी इन्फोर्समेंट कमेटीज़ बनी हमारी जॉइंट, जिसमें हमारे भी रेप्स थे मार्केट्स में, बाकी जगहों, और फिर उसके फेजेस उस लिहाज से। तो उसमें इसकी जो डिमांड्स वो इतनी ज़्यादा मल्टीफेरियस और स्ट्रेसफुल हैं और थी कि उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि हम फुल स्ट्रेंथ पे नहीं करेंगे, वो हमारे लिए नेचुरली इट वाज़ नॉट पॉसिबल। यानी जहाँ हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में सेपरेट लोग थे, उसमें तो हमने उनको कुछ कम कर दिया, जहाँ जहाँ ऑप्शनल था जितना कम कर सकते थे किया। बट जो आपने मोबाइल्स की बात की, उसमें हमने ये किया कि नंबर उनका कुछ कम कर दिया कि 4 की बजाय 2 बैठ जाएँ, लेकिन इस तरह कर लें, बट उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम अगर आप करते हैं तो फिर आप उनको रिस्क पे रखते हैं कि वो ऑपरेशनल इश्यूज़ बन जाते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते। तो उसका फिर आपने मिटिगेशन यही की कि भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मास्क सप्लाई कर दें, उनको आप जो PPEs दे सकते हैं वो दे दें, और अवेयरनेस डिस्टेंसिंग के हवाले से, क्योंकि सबसे इफ़ेक्टिव इसमें डिस्टेंसिंग है। इवन मेरे ख्याल में मोर देन मास्क, अगर आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं ओपन एरियाज़ में और इस तरह रहते हैं, तो उससे ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे CCP ऑफिस का जो सेंटर वाला क्वाड्रेंगल है, इसमें हमने इसको थ्रू आउट बड़ा यूज़ किया है राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि हमने बाहर जाके भी राशन बहुत दिया, लेकिन इन सम केसेस जैसे आज भी आप देख सकते हैं कि हमारा लाहौर पुलिस ने, हमने अपनी पेज़ और सैलरीज़ में से डिडक्शन करके हमने मोर देन 10,000 राशन बैग्स तैयार किए, और वो राशन बैग्स हमने फैमिलीज़ को पहुँचाए। यानी ये आप लोगों ने पर्सनली हमने खुद अपने तौर पे ये एफ़र्ट की, और हमने उसमें क्योंकि जब ये लॉकडाउन था तो लोगों को बड़ी एक डिफ़िकल्टी थी, राशन का एक इकोनॉमिक आपकी स्लो हो गई सारी, तो ये हमने आज भी हमने सुबह यहाँ पे कोई 3 ये हमारे अब ये राशन बैग्स हमने उन लोगों को दिए हैं जो हमारे अपने बड़े यानी दर्जा चार हम उनको कहते हैं, जो वो स्टाफ होता है जो सबसे लो लेवल पे जिनको इस वक्त ज़रूरत बहुत थी, तो हमने उनको भी साथ साथ राशन बैग्स, एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन
कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट ऑन कोरोना। अ लाइटर नोट, पुलिस से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि पुलिस देगी, पुलिस लेने में जोर होता है। देखें, और ये हमने अपनी तनख्वाहों में से काट के ये सारे पैसे लोगों को दिए तो हैं, ये- और हमने 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को उनके घरों में जाके ये पहुँचाए। तो इससे सर जो लोगों के साथ रवाबित हैं, ताल्लुक हैं, वो भी आपके ख्याल में फिर फर्क बहुत पड़ेगा, फ़र्क पड़ा जी, होगा? नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क ऑलरेडी पड़ा है। एतमाद भी बहाल होगा पुलिस जी, पे लोगों हमने सिलेक्शन लोगों की ऐसे की कि जो लोग इस तरह थे जो हम समझते हैं कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स, स्पेशली जो डेली वेजेस या ऐसे उस पे थे, उन लोगों को हमने प्रेफरेंस दी, उनको सिलेक्ट किया, उनके मोहल्ले में जाके देखा कि किन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा थी, फिर उन लोगों को हमने जाके उनके घरों पे ये राशन बैग्स पहुँचाए। ये हमने देखें, ये स्टैंडीज़ और ये सब चीज़ें जो डेवलप करवाई थी, ये हर जगह हमने अवेयरनेस के लिए, ये शुरू से जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हमने अवेयरनेस के लिए जगह जगह ये हमने इस सारी जगह पे लगा दी थी ताकि लोगों को पता चलता रहे। अब हम किस जगह मौजूद ये हमारा कंट्रोल रूम है। अच्छा, ये जो देखिए अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला है। ये हमने सारे जो इस वक्त स्टेटिस्टिक्स हैं, और ये शुरू से जब ये इशू स्टार्ट हुआ तो हमने ये सारा देखना शुरू किया कि इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो स्टेटिस्टिक्स और डेटा की है, कहाँ पे क्या हो रहा है उसका नक्शा और ये सब चीज़ें। तो ये आपको इस वक्त पूरी दुनिया की सूरत हाल बता रहा है। ये WHO की भी वेबसाइट्स हैं कोविड-19 की। उसके बाद इस वक्त आपके, उसके बाद दूसरा हमारा प्रेफरेंस ये थी कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, तो उसके ऊपर हमने जब ये सारा कुछ बन गया तो ये उसकी पाकिस्तान की आपको डिटेल, और इनमें से आप किसी पे भी, आप लाहौर, पंजाब, किसी को देखना चाहें तो वो इसमें आपको पता चल सकता है और आपको सारा डेटा इससे मिलता है। उससे अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट हिस्सा था वो ये था कि लाहौर का ये पूरा डैशबोर्ड है। अब आप इसके अंदर अगर इम्पॉर्टेंट बात देखें तो इस डैशबोर्ड में उनकी जियो लोकेशन, कहाँ पे कौन सा मरीज़ है, सस्पेक्ट्स, पॉजिटिव, डेथ्स, रिकवरीज, ट्रैवलर्स, उनकी ट्रैकिंग क्या हुई, वो सब। तो आप एक एक का आपको ये पूरे पंजाब का सारा डेटा आपको ये इसमें साथ मिल साथ जाएगा। अपडेट हो रहा है? ये साथ साथ अब ये लाइव है। अच्छा, हर लम्हा जो आपकी जो चीज़ होती जा रही है, ट्रैकिंग कितने लोगों की हो रही है, कौन कौन रहते हैं, कितने हो गए हैं, और उसके बाद इनकी जो जियो टैगिंग देखें सारी, कि आपके ये आप पंजाब का मैप देख रहे हैं, इसमें आप किसी पे भी, अब आप अगर कंफर्म, सस्पेक्टेड, हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन प्लेसेस, प्राइवेट फैसिलिटीज़, ट्रैवलर्स, ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। और इसकी कलर कोडिंग भी हुई है, क्वारंटाइन में कितने लोग हैं, कितने रिलीज़ हो गए, कहाँ सेंटर्स हैं, ये लाहौर की सारी तफसील है, पूरे पंजाब की एक एक चीज़। इस सारे का हमें फ़ायदा ये होता है कि इसकी बेस पे हमने अपनी सारी प्लानिंग की कि हमने अपनी डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, हमने लोगों को कहाँ पे पोस्ट करना है, किन जगहों पे उनकी वो हमने इन लोगों को रखना है। इसी तरह जो हमारे ये वाले आप सारे देख रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल रूम के, ये हमें क्राइम और उससे रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, उसका सारा ओवरव्यू हर वक्त देते हैं। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, क्राइम पे कितना फ़र्क पड़ा है? क्योंकि जब गुर्बत होगी तो जाहिर है लोग मनफी रास्तों पर निकल जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम्स क्या बढ़े, कम हुए, या दीगर क्राइम में भी कोई इजाफा या कमी देखने में आई है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये देखें कि जब ये हमारे पास हर लम्हे की, इसमें जैसे FIRs की प्रोग्रेस और ये सारी तफसील साथ साथ आती रहती है। क्राइम में इस लॉकडाउन के दौरान एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा, यानी मर्डर की, अब मैं आपको 15 की कॉल्स का डेटा दे रहा हूँ, ये वो FIRs का नहीं कि आप समझें कि FIRs तो कम भी हो जाती, ज़्यादा भी हो जाती। कॉल के डेटा की बेस में मर्डर की जो कॉल्स थी उसमें 80% कमी आई, और जो रॉबरीज़ की और स्नैचिंग की उसमें 40% की कमी आई। इसी तरह जो आपके चोरी चकारी और इस तरह के हैं उनमें 37-38% की कमी आई। यानी कि जो मेजर क्राइम्स हैं उसमें काफ़ी कमी आई, बिकॉज ज़ाहिर है ना आपके बाहर निकलने का इम्कान नहीं था, पुलिस जगह जगह मौजूद थी रोड्स पे, टारगेट्स भी नहीं थे, सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ। जो एक दो पहलू जहाँ बड़ा है वो हैं जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस में 25% की इजाफा हुआ कॉल्स में, इतना बड़ा, और उस पर ज़ाहिर हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता था, जाना पड़ता था। दैट वाज एन एडिशनल काइंड ऑफ थिंग जो पहले नहीं थी। इसी तरह लड़ाई झगड़े स्ट्रीट लेवल पे, ज़ाहिर है लोग अगर घरों में बांध रहे हैं और इस तरह करें तो उसमें उनके एक वो असर इसके ऊपर बहुत पड़ता है, तो इस वजह से उसमें भी कुछ इजाफा हुआ। लेकिन जो आपके दूसरे ट्रेडिशनल टाइप वो होते हैं उसमें बड़ी इसमें कमी आई। आपने पुलिस के शोधाक और उनका जिक्र किया, तो ये मैं आपको ज़रूर इस पर दिखाना चाहूँगा कि हमारा ये जो कंट्रोल रूम है ये इस पर बड़ा इफ़ेक्टिवली काम करता रहता है। हमारे जितने भी इसमें इस डैशबोर्ड्स के थ्रू, ये वेलफेयर आई के नाम से है, इसमें हमारे पास वो तमाम तफसीलात मौजूद होती हैं कि हमारे जो लोग इस वक्त भी, जो अब भी ये कोरोना में भी हुए हैं या बीमार या दूसरे हुए हैं, और इनमें से ये उसको फॉलो अप करने का हमारा एक पूरा मैकेनिज़्म है।
कि इनकी फैमिलीज़, उनकी क्या सूरत हाल है, उनको हमने क्या क्या बेनिफिट्स पहुँचाए हैं, सैलरीज पहुँचानी है, एडिशनल बाकी बेनिफिट्स, ये तमाम हम इसके थ्रू यहाँ अगर खुदा ना मॉनिटर खास्ता कर रहे हैं। कोई जवान आपका जो है इन्फेक्ट होता है तो क्या उससे उसके साथ काम करने वाले उसके घर वाले तमाम लोगों को फिर आप उनकी टेस्टिंग करते हैं? उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाई जाती है, जो आपने यहाँ पे ट्रेसिंग का देखा मैकेनिज़्म, उनकी सारों की टेस्टिंग करवाई जाती है, उनकी ट्रैकिंग करवाई जाती है, जो एक्शन उसके ऊपर फर्दर लेना होता है वो सारा एक्शन भी लिया है। सर हमारे यहाँ एक मशगला है कि गलत खबर फैलाना बगैर तस्दीक के, तहकीक के, उसके साथ साथ फेक कॉल्स की शिकायत भी बड़ी आती थी। मैं इससे पहले 15 वगैरह जब जहाँ सेंटर्स पे गया हूँ तो ये शिकायत होती थी कि ज़्यादा कॉल्स फेक होती हैं। इसमें कोई कमी आई है या फिर लोगों ने मशगला बना लिया, घर बैठे हैं तो बस फ़ोन कर दिया 15 पे? कमी तो नहीं आई। कमी नहीं आई है? नहीं, अच्छा, बढ़ा है यानी कि ये? हाँ जी, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि जो सीरियस क्राइम्स वाली तो कम हो गई, लेकिन अदर देन दैट टोटल नंबर्स जो अगर आप कहें कि कम है तो उसमें कमी इस तरह नहीं है। अब ये देखिए, ये होटल आए है और ये हमारा एक ट्रैवल आए है। अच्छा। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर बेसिक बात ये होती है कि अब की जितने भी लोग कहीं पे भी आके ठहरते हैं या ट्रैवल करते हैं, जैसे अब ये ट्रांसपोर्टेशन खुल गई और ये सारा कुछ हो गया, तो हमारा उनके साथ सारा लिंकेज है। तो इसमें कोई भी आदमी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जिसमें कोई इस तरह के ऐसे इश्यूज़ हैं जो उसको हम मॉनिटर करना चाहते हैं, वो इसके थ्रू कर सकते हैं। यानी होटल वाले पाबंद होते हैं वो डाटा देना आप? जी, वो अपने ही सिस्टम में फीड करते हैं और हमारे पास उसका ऑटोमेटिकली डिटेल और लिंक आ जाती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है अगर किसी आदमी का, ऑटोमेटिकली विदाउट एनी उनको हैसल के वो फ्लैश हो जाता है। फिर हमारे लोग जाते हैं और वो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई वांटेड क्रिमिनल है तो वो उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। इसी तरह ट्रैवल आई में भी इसी तरह से है कि अगर ट्रैवलिंग में कोई ऐसा आदमी ट्रैवल कर रहा है जो वांटेड है, वो आपको फ़ौरन इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसी तरह किसी आपके टेनेंट्स में अगर कोई इस तरह का आदमी है, उसका भी फ़ौरन पता चल जाता है। इसको अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं और हमने इसको कोविड के साथ लिंकअप करने के लिए ये किया कि जो उनके डैशबोर्ड्स हैं उनके साथ ये डेटा अब हम PATB के थ्रू वो शेयर करते हैं। तो अगर वो ये चाहें कि फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड ट्रैक में वो चाहते हैं कि ये उनके पास कुछ लोग मिसिंग हैं और वो उनको नहीं मिल रहे ट्रैकिंग में जो वो ढूंढना चाहते हैं, तो हमने उसमें उनकी काफ़ी इफेक्टिवली हेल्प की है थ्रू दीज कि हमने कौन कौन आदमी कहाँ पे है, उनके घरों के एड्रेस, उनके मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जो भी, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने उनकी हेल्प करके और उनको ऐसे लोग ट्रेस करके दिए। तो ये दोनों को मिला के एक इफ़ेक्टिव सिस्टम बना है। महकमा पुलिस का जो एक तासुर हमारे यहाँ मौजूद है, ये रूम या ये सेंटर उसे ज़ायल करने में बड़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। जिद्दत के साथ जुर्म से लड़ना और अमन व अमान कायम रखना, उसके लिए जो कोशिश की जा रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं। स्क्रीन पर डेटा भी सारा जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। अगर कोरोना ही की बात की जाए तो पूरी दुनिया के साथ इसे मुंसलिक करके पाकिस्तान का डेटा भी साथ साथ अपडेट किया जा रहा है। नाज़रीन, जुल्फ़िकार हमीद साहब ने बड़ी तफसील से जो यहाँ प्रोसेस चल रहा है जिन डिपार्टमेंट्स में और किस तरीके से जिद्दत ला कर मुकाबला किया जा रहा है जुर्म का, वो बताया हमें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और अब हम जाएंगे फील्ड में और देखेंगे पुलिस फील्ड में किस तरीके से काम करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, कोरोना के बाद इंसानों के नफ्सियाती तवाज़ुन पर बड़ा असर पड़ा। लोगों के रवैये सामने आए, जो ज़ाहिर है ये बीमारी ऐसी है जो दुनिया में कभी नहीं इससे पहले आई। तो पुलिस को भी अपनी ड्यूटी अंजाम देने में खासा मुश्किल का सामना करना पड़ा, लोगों को भी मुश्किलात हुई। मैं चाहूँगा कि SSP ऑपरेशंस जनाब फैसल शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। फैसल साहब, लोगों ने ताउन किया इस दौरान जब लॉकडाउन रहा, ख़ासतौर पर पुलिस चूँकि हर वक्त मौजूद होती थी, पुलिस के अपने रवैये में क्या तब्दीली आई इसके बाद, ज़रा ये बताइएगा। एक तो हमारे माशरे का वो तबका जो पढ़ा लिखा है, जो इस वबा को समझता है, इस पैंडमिक के चैलेंजेस को समझता है, वो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे। जैसे ही हम लॉकडाउन में गए, उन्होंने भरपूर तरीके से वो सारी SOPs जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू थी, जो WHO या दूसरी जितनी भी आप कह लें कि गवर्नमेंट की तरफ से कन्वेड इंस्ट्रक्शंस थी, उनको उन्होंने फॉलो किया। लेटेंट स्पिरिट में कोशिश की कि इस लॉकडाउन को वो फॉलो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग जो इसको कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ में इसको समझते रहे कि ये एक साजिश है और कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, उन्होंने इसको वायोलेट किया और उनकी इस वायोलेशन की वजह से आपने देखा होगा कि फिर बहुत सारे केसेस जो है वो सामने आए।
अभी भी जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोग बाज़ारों में निकल आए। आपने देखा होगा कि बाज़ारों में क्या हालत थी, लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल बड़े क्लोजली जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो नेचुरली वो एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया था कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक बड़ी रियल थ्रेट है और इस थ्रेट को हमने SOPs को फॉलो करके ही हमने एड्रेस कर। पुलिस की बात नहीं मानते लोग। देखिए, हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, हम इसको मनवाने के लिए यूज़ ऑफ फोर्स तो नहीं कर सकते। अब हम किसी पे तशद्दुद तो नहीं कर सकते नेचुरली, हम तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लोग अगर इन बातों को मानने को तैयार ना हो तो हम उन पे तशद्दुद तो नहीं कर सकते, यूज़ ऑफ क्या फोर्स तो नहीं तरीका कर होना सकते। चाहिए? क्योंकि यूरोपीय ममालिक की मिसाल लें तो वहाँ पर फ़ाइन जुर्माना भी आयद किया गया है गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ वैसे ही गुर्बत बहुत है, बड़े मसाइल हैं, यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है ये? देखें, एप्लीकेबल कोशिश की जा सकती है, लेकिन जब इसको अप्लाई करने का टाइम आएगा, इन्फोर्स करने का टाइम आएगा तो नेचुरली उसमें चैलेंजेस होंगे। जितनी गुर्बत हम देख रहे हैं उस गुर्बत में लोगों के पास बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल वो पूरी होती हैं, तो वो जुर्माने कैसे अदा करेंगे। और फिर जो लोग हमारे पास निकल रहे हैं वो भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, जिनके बेचारों के डेली वेजर्स हैं। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि अपने तमाम काम करते हुए भी वो अपनी लाइफ के अंदर तब्दीलियाँ लेके आएँ, उन SOPs को फॉलो करें जो आपको इससे बचाती हैं। तो बेसिकली हमने इस पैंडेमिक के साथ अब सर्वाइव करना है, तो उनको वो टेक्निक्स पता होनी चाहिए, वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि उन्होंने जब समाजी मेल जोल जब उनका हो, जब उन्होंने मिलना है तो उन्होंने फासला रखना है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को रश के अंदर एग्जीक्यूट करना है। ये सारी चीज़ें उनको बेसिकली एजुकेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बड़ी तनकीद होती है पुलिस पर कि जो नाके आप लोग लगाते हैं उससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है कि एक तो ट्रैफिक बहुत जैम हो जाती है, लोग डिस्टेंसिंग की बजाय मज़ीद क्लोज आ जाते हैं, मोटरसाइकिलों पर जो लोग हैं वो बहुत करीब होते हैं, ये तनकीद होती है। इसमें जहाँ तक नाकों पे लोगों के रुकने की बात है, उसमें गाड़ियाँ ज़्यादातर होती हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनमें फ़ासला रह जाता है। हेलमेट्स पहने हुए होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें, लेकिन उसमें बुनियादी बात ये है कि ये नाके हमने इन्हीं लोगों के लिए लगाए हुए हैं ना। उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोज तो हमारे जवान हैं जो वहाँ खड़े हुए हैं, और हमने उन्हें फ्रंट लाइन पे खड़ा हुआ है। मोराल कैसा है फिर? एक्सपोज यकीनन है पुलिस के जवान। अभी देखें ना, हमारे पास कोई 82 के करीब हमारे अभी इस वक्त पेशेंट्स हैं लाहौर पुलिस के। अब जब हम ऑपरेट करते हैं फील्ड के अंदर तो हमारी बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है पुलिस की, तो प्रॉबिलिटी भी इसकी फैलने की ज़्यादा है। उसके बावजूद हमारी पुलिस जो है वो भरपूर तरीके से वो आप कह लें कि इस पर काम कर रही है, भरपूर तरीके से वो इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब तक हमें इंशाल्लाह है, हम इसको भरपूर तरीके से आगे करें। अच्छा, कोरोना से मुकाबला तो हम सब मिलकर कर ही रहे हैं और इसमें खासे मुश्किलात भी सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स हज़रात भी मुकाबला कर रहे हैं इसका। साथ ही साथ पुलिस जो है वो हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है, तो पुलिस के जवान मुतासिर भी हुए हैं, कुछ लोग शहीद भी हुए हैं कोरोना की वजह से। ऐसे ही एक ख़ानदान के पास जाएंगे जिनका प्यारा कोरोना की नज़र हो गया, हमारे पुलिस के जवान हैं, उनके घर वालों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है इस शहादत के बाद और क्या इस कुर्बानी के हवाले से उनका कहना है। लेकिन पुलिस के लिए लोगों का हमदर्दी का रवैया कुछ ज़रा कम होता है और शायद इन्हें एलियन समझा जाता है, लेकिन पुलिस एहलकार भी इंसान होते हैं, इनके भी घर वाले होते हैं, इनके बच्चे होते हैं। और ऐसे ही एक घराने में मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान, वो पुलिस एहलकार जो सिर्फ 36 साल के थे, कोरोना के हाथों वो जान की बाजी हार गए और शहीद के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 5 इनके बच्चे हैं छोटे, ये बच्चे भी हम आपको दिखाएंगे और वालिद साहब हैं मोहम्मद आलम साहब, मोहम्मद रमज़ान के, उनसे पहले बात कर लेते हैं। पहले तो जी एक तो ये हकीकत है कि शहीद मुर्दा नहीं होता, ज़िंदा होता है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जुदाई बेटे की बड़ा एक आपके लिए दुख होगा। मैं तो जानना चाहूँगा कि उनको बीमारी कोरोना की कब हुई और कैसे हुई? घर से ये नहीं काम, तो ड्यूटी पे गया है, ड्यूटी से उधर वापसी आया तो उसने बोला मेरे सर में दर्द है, बुखार है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसको इधर लेके गए अस्पताल में, तो उधर उन्होंने दाखिल कर लिया। उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बोला भी हाँ ये कोरोना का मसला है, तो उधर उन्होंने दाखिल किया। 2-3-4 दिन उधर रहे, तो बस 5 बजे उन्होंने क्लियर कर दिया भी ये डेथ हो गई। मुझे ये बताइएगा कि पुलिस में कितने अर्से से मुलाजमत कर रहे थे मोहम्मद रमज़ान? सन 2002 से शुरू किया, तो 18 साल से तकरीबन। तो इस फील्ड में, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं बच्चों को या इंजीनियर, आपने कैसे, मतलब उनकी अपनी ख्वाहिश थी या आपकी ख्वाहिश थी कि वो पुलिस फील्ड में आए? ये उसको तो मैंने बोला था पढ़ ले, मगर उसकी ख्वाहिश इधर होगी भी हाँ जी मैं इधर भर्ती हो जाता।
तो महकमे ने आपके साथ ताउन किया है उनकी शहादत के बाद? अभी तक तो जो है ना उन्होंने कफन दमन के जो है ना वो ही किया, बाकी और कुछ नहीं अभी तक। कोई उम्मीद, कोई ऐलान वगैरह कुछ कहा गया हो? अभी तक तो जो है ना अभी साहब आए हैं तो ये दो जाते हैं, इनके साथ साहब होगा तो बच्चे जो हैं इनके 5 बच्चे हैं जी रमजान? 5 बच्चे हैं। आपके जो पोते पोतियां हैं इनकी पढ़ाई वगैरह ये कौन करेगा? ये मेरे के पास तो मतलब साथ नहीं है, मैं तो आप फार बैठा हूँ घर में, कोई किसी काम नहीं करता हूँ, ना मेरे से होता है। तो वो जो है ना ये अल्लाह ही साथ करेगा, या महकमे वाले जो इनको इंतजार करेंगे भी हाँ जी ये कुछ ना कुछ। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। इनके बड़ा ये है, छोटी ये बच्ची है, उससे छोटा वो है, इससे छोटा है, इससे छोटी बच्ची है वो सोई है। इनके वालिद मोहम्मद रमज़ान बच्चों से कैसा उनका सलूक था, प्यार यानी कि जो उनका रवैया तो वो ये तो हम बता भी नहीं सकते, बहुत प्यार यानी कि प्यार के तौर पे। अच्छा फैसल साहब ज़रा बताइएगा, जैसे कि वालिद मोहम्मद रमज़ान के वालिद कह रहे हैं कि अभी तक कफन दफन का सिर्फ इंतज़ाम किया गया, इनके लिए क्या किया जाएगा इस घराने के लिए पुलिस की तरफ से? एक तो हम इनका केस बना के जो हमारे कोरोना के शोधा है वो हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट को भिजवाएंगे। पहली स्टेज पे तो इनको शहीद डिक्लेयर करवाना है। जब ये शहीद डिक्लेयर हो जाएंगे तो फिर उससे जुड़े हुए जो जितने भी पर्क्स हैं वो सारे इंशाल्लाह इनको मिलेंगे, जिसमें शहीद एक पूरा पैकेज है जो शोधा के लिए रखा हुआ है। तो वो गवर्नमेंट को हम केस बना के भेज रहे हैं इंशाल्लाह। और CCPO साहब लाहौर इनको बेसहारा नहीं छोड़ेगा आप? नहीं इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह CCPO साहब पूरा इस पर कोशिश कर रहे हैं। 2 केस हुए हैं हमारे जो शहीद हुए हैं, दोनों के हम केसेस बना के हम भिजवा रहे हैं। गवर्नमेंट से भी बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह ये जैसे डिक्लेयर होंगे तो इंशाल्लाह इनको जितनी भी और नेसेसरी पैकेज के अंदर चीज़ें होंगी वो सारी इंशाल्लाह प्रोवाइड की। क्या शहीद होने वालों के घराने से मुलाजमत का भी कोई कोटा होता है? जी वो पूरा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें बहुत सारी इनको प्रिविलेजेस मिलेंगी। वो पूरा जो भी मुलाजमत भी है, फिर उसमें घर भी है, फिर और कैश की सूरत में भी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आफ्टर अप्रूवल ऑफ दैट केस तो वो फिर उसके लिए एंटाइटल हो जाएंगे। ये राइट जी, फैसल साहब दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हैं शहीद के उनसे भी कुछ बात कर लीजिए। बेटा आप ये पकड़ना माइक। मेरी बेटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मरियम है। मरियम, बाप जो होते हैं ना वो बेटियों के बड़े करीब होते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो आपसे भी जाहिर है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। इनसे ज़्यादा करते थे ना? नहीं, जब मैं अकेली थी तब मुझसे ज़्यादा करते थे। आपसे ज़्यादा करते थे? तो ये लोग जेलस नहीं होते थे इस बात से? होते थे ना। तो पापा की आपको क्या सबसे ज़्यादा बात याद आती है? पापा कहते थे पढ़ लो, कुछ बन जाओ, बस ये कहते थे। तो बनोगी आप? पढ़ोगी? हाँ जी। क्या बनोगी आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है आपको? वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप डॉक्टर बनो। आपके जो दोस्त हैं इधर, रिश्तेदार हैं, कज़न्स वगैरह हैं, वो ज़ाहिर है वो बताते होंगे कि आपके पापा शहीद हुए हैं, आपको फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे। बताते हैं आपको आपके पापा के बारे में? आप लोग जब बड़े होगे ना तो आपकी पापा की ये कुर्बानी जो है वो याद रखेगी और आप लोग इस पर फ़ख्र भी करोगे बेटा। मेरी दुआएं हैं जी बच्चों के लिए। ज़ाहिर है ये छोटे हैं अभी, हम इनसे उस तरीके की गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ज़ाहिर है कुछ सेंटिमेंट्स आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी होता है कि लोगों को, नाजरीन आपको अंदाज़ा हो सके कि ये जो हम समझते हैं कि पुलिस जो है वो सिर्फ रोक डालने के लिए या मुजरिमों का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर मौजूद होती है, ऐसा नहीं है। ये हर तरह का मुश्किलात का सामना करते हैं, आफात का सामना करते हैं। और शहीद मोहम्मद रमज़ान उसकी एक मिसाल भी हैं। शहीद ज़िंदा होता है, लेकिन अब मैं ये उम्मीद करूँगा कि जिस तरह फैसल साहब ने भी कहा है कि जब इनको शहीद का दर्जा दिलवाया जाएगा तो सारे जो मराहत होती हैं वो इनको दी जाएंगी, इनके बच्चों को। इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई और पुलिस एहलकार अपनी जान हथेली पर रखते हुए डरेगा नहीं, खौफज़दा नहीं होगा और इसी तरह किसी भी आफत का मुकाबला करता रहेगा। और आखिर में शहीद के सारे सवाब के लिए फातिहा पढ़ लेते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा। आखिर में फैसल शहजाद साहब आपसे ही पूछना चाहूँगा, बतौर SSP ऑपरेशंस मैं चाहूँगा कि आवाम से अगर आप कोई अपील करना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, कोई शिकायत हो, क्योंकि पुलिस से तो शिकायतें बहुत है आवाम को, या कोई पता है इस बात का, लेकिन कोई आपको भी आवाम से कोई शिकायत हो, कोई आप बात करना चाहें, अपील करना चाहें? देखिए एक बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि हम एक ख़ास हद तक इसको कोरोना के मामले पे एनफोर्स कर सकते हैं।
पब्लिक को खुद भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू करदा SOPs हैं, अगर ये उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नुकसान पूरी कौम को होगा। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि जो भी वायलेशन करे उन सबको हम पकड़ पकड़ के थानों में लेके जाएं और पर्चे करें। जिसको भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो खुद रिस्क बन जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम वार्न करें, एजुकेट करें, इनको बताएं। तो इसमें जो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको ये चाहिए कि वो फोर फ्रंट पे आएँ, आके पब्लिक को अवेयर करें, पब्लिक को बताएं, एक कैंपेन चलाएं पूरी कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम मिन हैसुल कौम इसमें हम एफर्ट पुट नहीं करेंगे, एक पेज पे आके इन SOPs का हम प्रचार नहीं करेंगे, तब तक मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए कि सिंगल हैंडेडली इसको इम्पोज करें। बिल्कुल ठीक, बड़ी अहम बात है। हर महकमे में कोताही हो सकती है, कमी हो सकती है। पुलिस का महकमा भी पूरी तरह पाक नहीं है गलतियों से, कोताहियों से, और कुछ काली भेड़ें भी हो सकती है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि जब लॉकडाउन था, जब सब लोग घरों में कैद थे, तब भी ये अहलकार, ये जवान अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगियों को रिस्क में डालकर ये काम कर रहे थे और ये इस चीज़ को यकीनी बना रहे थे कि हम लोग महफूज रहें। तो हमें अगर पुलिस कोई हिदायत देती है, किसी बात से मना करती है, समझाती है, तो हमें इनकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि जो पहले 70 की दहाई में कभी हम सुनते थे, पढ़ते थे कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, तो अब कोरोना की इस वबा में पुलिस ने ये साबित किया है कि इनका फ़र्ज़ हमारी मदद है। तो हमें भी इनके साथ ताउन करना चाहिए पुलिस के हाई मोराल के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि ये इसी तरह अपना काम ईमानदारी से, तनदही से करते रहेंगे। जिशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।